Hello everyone, Jai Hind to all of you. This is Bhuvnesh Bharat and welcome back to my YouTube channel Political Science Net Achievers. आई होप आप सब लोग ठीक हैं और आपकी तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होंगी। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। इस चैनल के माध्यम से हम तैयारी कर रहे हैं नेट JRF एग्ज़ाम 2022 के लिए जून, ठीक है। तो जो भी न्यू एस्पिरेंट्स हैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। आज हम बात करेंगे एलिटिस्ट थियरी ऑफ डेमोक्रेसी की, ठीक है। एक जो विशिष्ट वर्गवादी इसको कहते हैं, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत कहते हैं हम लोकतंत्र का। ऑलरेडी हमने लोकतंत्र का जो लिबरल डेमोक्रेसी है, ठीक है, उसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है, ठीक है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप एक बार उसको भी देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए, ठीक है। आज हम एलिटिस्ट थ्योरी की बात करेंगे जिसमें हम ये बात करेंगे कि डेमोक्रेसी के बारे में जो एक विशिष्ट वर्गीय जो सिद्धांत है, ठीक है, उससे जुड़े जो ये सारे थिंकर्स हैं, ठीक है, इन्होंने किस तरह से एक एलिटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। तो ये आपको सारे याद रखने पड़ेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से कौन से जो एलिटिस्ट थिंकर्स हैं, ठीक है, या कौन से नहीं है। तो आपको एटलीस्ट ये भी पता होना चाहिए कि विल्फ्रेडो पेरेटो है, ठीक है, मोस्का है, रॉबर्ट मिशेल है, सी राइट मिल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनकी कुछ राइटिंग्स भी है, वो भी हम आगे बताने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट राइटिंग्स इनकी पूछी जाती है, उनका कालक्रम पूछा जाता है, या इन तीन जो मेन है पेरेटो, मोस्का, रॉबर्ट मिशेल और सी राइट मिल, इनको जो है मुख्यतः पूछा जाता है एग्ज़ाम में किसी न किसी तरीके से, या इनका कोई कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, या इनकी कोई बुक पूछी जाती है, ठीक है, या इनको जो है ऐसे पूछा जाता है कि एलिटिस्ट थिंकर्स में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कार्ल मैनहम की बात करेंगे, शॉम्पीटर की बात करेंगे, ठीक है, जोसेफ एस शॉम्पीटर, ठीक है। उसके बाद हम रेमंड एरोन की बात करेंगे कि उन्होंने किस तरह से एलिटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन करने की कोशिश की है, ठीक है, या एक एलिटिस्ट जो थियोरी है, ठीक है, उसके साथ कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को जोड़ने की उन्होंने बात की है, ठीक है। तो जैसे कि ऑलरेडी हमने बात की है लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में, थोड़ा सा बता दूं, ठीक है। उसमें हमने ये देखा कि क्या क्या उसके मेन फीचर्स हैं, लिबरल डेमोक्रेसी में क्या क्या चीज़ें हमने देखी, क्या क्या पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे कि क्या है लिबरल डेमोक्रेसी की, एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें कहीं ना कहीं लोगों के हाथ में जो है सुप्रीम पावर रहती है, ठीक है, लोगों के द्वारा ही लोगों के लिए एक सरकार का निर्माण किया जाता है, ठीक है। और उस तरह की डेमोक्रेसी में हम क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, फ्रेटर्निटी, जो लोगों के बीच में भातृभाव रहता है, ठीक है, सोवरेनिटी विद पीपल्स, ठीक है, मतलब जो सुप्रीम पावर है वो कहीं ना कहीं लोगों के हाथ में रहती है। ओपन कंपटीशन फॉर पॉलिटिकल पावर होता है, ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है कहीं ना कहीं पावर्स के लिए जो है एक ओपन कंपटीशन वहाँ पे लड़ती है, ठीक है। और जो अपोजिशन होती है कहीं ना कहीं उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट के नज़रिए से देखा जाता है या उसका भी आदर किया जाता है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज़ की फ्रीडम की भी उसमें बात की जाती है। पीरियोडिक इलेक्शन होते हैं, ठीक है, कि एक टाइम बाय टाइम वहाँ पे इलेक्शन भी होते रहते हैं, ठीक है, लिबरल डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो, ठीक है। साथ ही हम लिबर्टी की बात करते हैं, ठीक है, लिबर्टी का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स जो संवैधानिक उपचार है या संवैधानिक जो साधन है, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं एक विश्वास जताया जाता है। रूल ऑफ मेजोरिटी की भी उसमें बात होती है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो है मेजोरिटी में आती है, ठीक है, उसका जो है रूल वहाँ पे स्थापित होता है, या एक बहुमत जो जिस भी पार्टी को मिलता है, ठीक है, उसी पार्टी का जो है कहीं ना कहीं लीडर जो है नेता बनता है या आपका प्राइम मिनिस्टर बनता है, ठीक है। साथ ही साथ इंडिपेंडेंस और एक इम्पार्शियल जुडिशरी की भी बात की जाती है, ठीक है। लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो आपकी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट रहती है और इम्पार्शियल रहती है, ताकि कहीं ना कहीं आपके जो राइट्स हैं, ठीक है, या आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनका कहीं ना कहीं कोई अगर उल्लंघन करता है, ठीक है, तो उस पर एक निष्पक्ष तरीके से जो है जांच की जाए, या कोई ऐसा जिससे आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता हो तो वहाँ पे जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंटली और एक इम्पार्शली जो फैसला सुनाती है कि अगर वो संविधान के खिलाफ है या संविधान के मान्यताओं के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो उस कानून को जो है कहीं ना कहीं ख़त्म कर सकती है, ठीक है। साथ में रूल ऑफ लॉ की भी उसमें बात करते हैं कि जो आपका जो लॉ है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं सर्वोपरि रहता है, ठीक है। जो आपका संविधान है वो सर्वोपरि रहता है, कहीं ना कहीं संविधान के दायरे के अंदर ही सारे काम होते हैं, ठीक है। जो भी
पार्टी में है, जो भी सत्ता में, वो सारे लोग जो है कहीं ना कहीं कानून के नज़रिए से बिल्कुल समान होते हैं। ठीक है, तो कानून जो है सर्वोपरि है, कानून से ऊपर है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रूल ऑफ लॉ की बात होती है। ठीक है, राइट्स का प्रोविज़न भी दिया गया है। ठीक है, उसमें राइट्स का भी फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान जो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ हम इंडिपेंडेंट मीन्स ऑफ प्रोपोगेंडा की इसमें बात करते हैं कि आप जो प्रोपोगेट कर सकते हो, जो भी प्रोपोगेशन के साधन है, ठीक है, न्यूज़पेपर है, टेलीविज़न है, रेडियो है, ये सारी चीज़ें जो है इंडिपेंडेंट रहती है। ठीक है, लिबरल डेमोक्रेसी में, क्योंकि आप जो है उस चीज़ के माध्यम से अगर आप चाहें तो सरकार का विरोध भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर सरकार कोई गलत नीतियां बना रही है। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की भी उसमें बात हमें देखने को मिलती है कि शक्तियों का कहीं ना कहीं विकेंद्रीकरण रहता है। ठीक है, कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजेशन नहीं होती है जो पावर्स होती है। ठीक है, और सेकुलरिज्म की बात की जाती है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की जाती है कि जो भी आप एक लिबरल डेमोक्रेसी के तहत, जिसको कि आज के दौर में जो है कहीं ना कहीं एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का नाम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आप जो है उसमें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करके भेजते हो। ठीक है, चुन करके आप भेजते हो, तो वो जो है कहीं ना कहीं आपके प्रति या जो समस्त जनता के प्रति जो है रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। ठीक है, साथ में रिजेक्शन ऑफ वायलेंस। ठीक है, ये कुछ एस्पेक्ट भी उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, और प्लूरलिस्टिक नेचर ऑफ सोसाइटी, उसमें एक मेन इंपॉर्टेंट फीचर रहती है कि जो सोसाइटी है, ठीक है, उसका कहीं ना कहीं एक प्लूरलिस्टिक वे होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लिबरल डेमोक्रेसी में हम चीज़ें देखते हैं। आगे हम एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें तो इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद, लिबरल डेमोक्रेसी में इतनी सारे कॉन्सेप्ट्स देखने के बाद, कुछ एक जो थिंकर्स हैं, ठीक है, उन्होंने कहीं ना कहीं इस तरह के सिस्टम को भी चैलेंज किया है। ठीक है, उनका यहाँ ये मानना है कि आप ये तो कह रहे हो कि पावर जो है लोगों के हाथ में रहती है। ठीक है, एक्चुअली वो इस चीज़ को चैलेंज करते हैं कि आपकी जो पॉलिटिकल पावर है, जो आपकी जो रूलिंग पावर है, वो कहीं ना कहीं जनता के हाथ में ना रहकर वो सिर्फ कुछ माइनॉरिटीज़ के हाथ में रहती है। आप यूँ समझिए कि जिनके हाथ में पावर है ना, या जिनको हमने रूल करने के लिए भेजा हुआ है, जिनको हमने अपना बतौर रिप्रेजेंटेटिव भेजा है, माना जाता है कि जो पावर है, ठीक है, वो सारी पावर जो है सिर्फ उन्हीं के हाथ में रहती है। ठीक है, माइनॉरिटी के हाथ में रहती है जो मेजॉरिटी पे रूल करते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को जो है कहीं ना कहीं एक एलिटिस्ट थियरी का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि एक ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, ठीक है, एक लोगों का एक समूह है जो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी में है। ठीक है, और उन्हीं के हाथ में सारी पावर रहती है। ठीक है, और उन्हीं लोगों के ग्रुप को जो है कहीं ना कहीं एलिट्स का नाम दिया गया है। ठीक है, और कौन कौन से वो लोग हैं जो इस चीज़ का समर्थन करते हैं? बिलफ्रेडो परेटो है, आपके मोस्का है, रॉबर्ट मिशेल्स है, सी राइटमिल है, कार्ल मैनहम है, शुम्पिटर, रेमंड एरोन। ठीक है, ये इस विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं एलिट का मतलब क्या है, और उसके बाद इसकी क्या क्या इन्होंने विचार रखे हैं, इन विचारकों ने किस किस तरह के विचार रखे हैं, और क्या कुछ मेन विशेषताएं हैं एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी की। तो एलिटिस्ट थियरी के कॉन्टेक्स्ट में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ठीक है कि एलिटिस्ट जो थियरी है वो किस सब्जेक्ट में डेवलप हुई, वो सोशियोलॉजी में। ठीक है, समाज विज्ञान में ये डेवलप हुई, जिसमें कहीं ना कहीं ये देखने के लिए इस थियरी को डेवलप किया गया कि एक सामाजिक संगठन के अंतर्गत एक जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, उस संगठन के अंतर्गत मनुष्य जो है किस तरीके का व्यवहार करता है, ठीक है, किस तरह का बिहेव वो करता है। ठीक है, इसी चीज़ को स्टडी करने के लिए कहीं ना कहीं एक विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत जो है डेवलप किया गया सामाजिक विज्ञान के अंदर, सोशियोलॉजी के अंदर। तो ये चीज़ भी पूछी जाती है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, जिस तरह से कहीं ना कहीं सिस्टम अप्रोच को पूछा जाता है कि जो सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट था वो किस सब्जेक्ट से पहले लिया गया, उसके बाद किस में आया, फिर यह है ना, जैसे मान लीजिए हम इंटरनेशनल रिलेशन में बात करते हैं कि सिस्टम अप्रोच को जो इंटरनेशनल रिलेशन में कहाँ से लाया गया या किसने लाया। ठीक है, तो मॉर्टन कापलान की वहाँ पे बात करते हैं, वैसे ही यहाँ पे कहीं ना कहीं एलिटिस्ट थ्योरी को भी पूछा जा सकता है कि किस सब्जेक्ट में जो है इस थ्योरी को डेवलप किया गया था। ठीक है, तो सोशियोलॉजी में इसको डेवलप किया। ठीक है, एलिट का मतलब क्या होता है? ठीक है, एलिजर्स। ठीक है, एलिजर, जो एलिट का मतलब है एलिजर्स, जिसका अर्थ क्या होता है? सिलेक्शन बाय चॉइस। ठीक है, सिलेक्शन बाय चॉइस, इसका मतलब ये है कि एलिट क्या होते हैं। ठीक है, एलिट्स को यहाँ पे ये माना जाता है कि एलिट एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, ऐसा लोगों का एक ऐसा समूह है जो कहीं ना कहीं एक, आप यूँ समझिए कि सोसाइटी में आपने एक विशिष्ट पोजीशन, या अपनी एक यूँ समझिए कि एक स्पेशल जो उनकी जो पोजीशन है, ठीक है, उस विशिष्ट पोजीशन की वजह से वो लोग जो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पावर को जो है वो कंट्रोल में करते हैं। ठीक है, या एक जो हायर स्टेटस होता है, उस हायर स्टेटस की वजह से ही वो पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल करके एक लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो सोसाइटी में जो रूलिंग अफेयर्स है उसको रेगुलेट किया जाए। ठीक है, तो ये हुआ एलिट का सिंपल सा मतलब। ठीक है, अब इसको जो सपोर्ट करते हैं, ठीक है, कौन कौन से थिंकर जो समर्थन देते हैं, ऑलरेडी मैंने बताया भी, लेकिन कुछ और भी नाम है जो मैंने पीछे नहीं बताए, आपको ये सारे याद रखने पड़ेंगे कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
जिसमें जो इसके पहले प्रमुख समर्थक हैं वो है विल्फ्रेड पैरेटो, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे मोस्का आते हैं, ठीक है। फिर हम रॉबर्ट मिशेल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बर्नहम, जेम्स बर्नहम भी इसके समर्थक है, ठीक है। ये भी एलीट थ्योरी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। सी राइटमेल, ऑलरेडी हमने बात की, सी राइटमेल बहुत इंपॉर्टेंट इसके एक मेन राइटर हैं और थिंकर हैं, आप ये समझिए, ठीक है, एलिटिस्ट थ्योरी के। लॉसवेल, हैरोल्ड लॉसवेल की बात की जाती है इसमें, शम्पीटर, जोसेफ शम्पीटर और रेमंड एरोन और सारतोरी, ठीक है। तो ये सारे लोग जो है एलिटिस्ट थ्योरी से जुड़े हुए, ठीक है। आपने इन सबको जो है सीक्वेंस में याद भी रखना है, इनका सीक्वेंस वाइज भी याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि सारे जो किस थियरी में आते हैं, एलिटिस्ट थियरी में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इनका मतलब जो है, एक एलिटिस्ट थ्योरी देने का मतलब ये नहीं था कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के साथ कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं, ठीक है, या मतभेद कर रहे हैं। इनका पर्पस यहाँ पे मतभेद करना नहीं था, बल्कि ये बताना है कहीं ना कहीं कि जिस तरीके से हम जो डेमोक्रेसी को समझते हैं ना, कि इट्स अ रूल ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, ये कहते हैं वास्तव में ऐसा नहीं है, ठीक है। डेमोक्रेसी को इन्होंने किस नज़रिए से देखा है कि डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें क्या होता है कि रूल ऑफ मेजोरिटी, रूल ऑफ ऑल, बट इट इज़ रूल ऑफ माइनॉरिटी, ठीक है, ठीक है। बेशक आप मानिए कि इट्स अ रूल ऑफ मेजोरिटी, मेजोरिटी मीन्स जो भी बहुमत में आती है सरकार, ठीक है, उसी जो भी पार्टी बहुमत में आती है उसी पार्टी की सरकार बनती है, ठीक है। रूल ऑफ ऑल, ठीक है, रूल ऑफ ऑल मीन्स, ठीक है, उनको मान लिया कि भाई आप लोगों ने ही कहीं ना कहीं सुप्रीम पावर आपके हाथ में है, ठीक है, तो अब जनता के हाथ में, तो ठीक है, हो गया रूल ऑफ ऑल। लेकिन बट इट इज़ अ रूल ऑफ माइनॉरिटी, लेकिन बोलते ये कहते हैं कि ये क्या है, रूल ऑफ माइनॉरिटी है। कहीं ना कहीं एक जो आपका जो अल्पसंख्यक वर्ग है, ठीक है, और अल्पसंख्यक वर्ग वो कौन सा है, जो कहीं ना कहीं अपनी एक हायर पोजीशन की वजह से जो है सोसाइटी में एक कंट्रोल करते हैं पॉलिटिकल पावर को, तो वो जो माइनॉरिटी में, ठीक है, तो वास्तव में जो रूल है वो किसका है, वो उस माइनॉरिटी का है, ठीक है। वो ही मतलब मेजोरिटी पे रूल करती है। मेजोरिटी कौन, मतलब पब्लिक, ठीक है, उस पब्लिक के ऊपर जो है रूल कौन करती है, ये माइनॉरिटी, राइट। वही लोग जो कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक जो हायर पोजीशन की वजह से पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे कि इन्होंने क्या क्या विचार रखे, ठीक है, जिसमें मुख्यतः देखेंगे पैरेटो, मोस्का, रॉबर्ट मिशेल के बारे में बात करेंगे, सी राइटमेल के बारे में बात करेंगे, और ठीक है, रेमंड एरोन और शम्पीटर के बारे में और सारतोरी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे विल्फ्रेड पैरेटो की, ठीक है। इंपॉर्टेंट एक जो काफ़ी महत्वपूर्ण एलिटिस्ट थिंकर्स हैं ये, ठीक है। इनके बारे में कई सारे क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं, जो आने वाले लेक्चर्स में हम इनको कवर करेंगे, ठीक है। फिलहाल एलिटिस्ट थियरी के बारे में ये क्या कहते हैं, ठीक है। विल्फ्रेड पैरेटो कहते हैं कि कोई भी सोसाइटी है, कोई भी संगठन है या कोई भी समाज है, ठीक है, उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं ना, वो जो है कुछ एक गिने चुने लोगों के द्वारा वो डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। फिर चाहे वो संगठन बाहरी रूप से कैसा भी हो, ठीक है, कैसा भी क्यों ना दिखता हो वो संगठन बाहरी रूप से, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो गिने चुने लोग होते हैं ना, कुछ जो हायर स्टेटस के लोग होते हैं, ठीक है, उन्हीं के द्वारा ही कुछ ना कुछ जो है डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। बात हम इनकी आगे करें तो इन्होंने सोसाइटी के भी इन्होंने दो स्तर माने, ठीक है। एक उन्होंने लोअर स्ट्राटम और एक हाई स्ट्राटम, ठीक है। इसमें इन्होंने सोसाइटी को जो है कैटेगराइज किया है, ठीक है। लोअर स्ट्राटम में ये नॉन एलिट्स को लेते हैं। नॉन एलिट मीन्स ऐसे लोग जो एलिट नहीं है, जो विशिष्ट वर्ग नहीं है, ठीक है, मतलब उसमें आम जन को लिया, आम लोगों को ये लेते हैं। और हायर स्ट्राटम में ये जो है एलिट को लेते हैं, समाज के जो विशिष्ट वर्ग के जो लोग हैं, ठीक है, उनको लेते हैं, ठीक है। आगे चलकर ये जो एलिट हैं, ठीक है, इन एलिट्स को भी दो श्रेणियों में ये विभाजित करते हैं। पहला गवर्निंग एलिट, जो गवर्न करते हैं, शासन करते हैं, और दूसरे जो है नॉन गवर्निंग एलिट, जो शासन नहीं करते हैं, ठीक है। अब जो गवर्निंग एलिट है, जो शासन करते हैं, इनको भी उन्होंने दो कैटेगरीज में जो है कैटेगराइज किया है। पहले फॉक्सेस मीन्स जो लोमड़ी होती है, ठीक है, लोमड़ी की तरह, मतलब आप यूँ समझिए कि इन एलिट्स को जो इन्होंने एक ऐसे एलिट्स जिनको जो लोमड़ी के साथ कंपेयर किया, और दूसरे वो एलिट्स जिनको शेर के साथ कंपेयर किया, लाइन के साथ, ठीक है। क्यों किया, देखिए, जिन लोगों को जिन्होंने लोमड़ी के साथ कहीं ना कहीं कंपेयर किया है, जिन गवर्निंग एलिट्स को, इसमें उन्होंने उस कैटेगरी के एलिट्स को रखा है, उस कैटेगरी के विशिष्ट लोगों को रखा है जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मैकेनिज्म से काफ़ी अच्छी तरह से फेमिलियर होते हैं, ठीक है। उनको हर तरीके की कंडीशन या सरकमस्टांस में, ठीक है, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, सब जगह उनको एडजस्ट करने का कहीं ना कहीं एक स्किल होती है, एक को कौशल होता है, ठीक है, कि कैसे एडजस्ट करना है किसी भी परिस्थिति में। लेकिन जो दूसरी तरफ जो दूसरे जो गवर्निंग एलिट्स को लेते हैं, जो लायंस के साथ जिनका जो है कंपेयर किया है, ठीक है, तुलना जिनकी जो है शेर के साथ की है, इसमें उन्होंने उस कैटेगरी के एलिट्स को रखा है, ठीक है, जिनको किसी भी प्रकार की चालाकी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो ट्रेडिशनली पावरफुल होते हैं और वो रूल करते हैं अपनी पावर के द्वारा, ठीक है।
अपनी जो है पावर के द्वारा वो रूल करते हैं। पेरेटो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि बेशक आप जो है अडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर जो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में आप जो है गवर्निंग जो पीपल्स होते हैं उनको आप चूज़ करते हो, ठीक है, लेकिन फिर भी ये मानते हैं कि जो पावर होती है वो किसके हाथ में रहती है, माइनॉरिटी के हाथ में रहती है, ठीक है। तो इस तरह से अल्फ्रेड पेरेटो कहते हैं। आगे हम बात करते हैं मोस्का की। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोस्का की। मोस्का की एक बुक है रूलिंग क्लास, जिसको पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, ठीक है। ये बुक कब आई थी? 1896 में ये बुक आई थी। रूलिंग क्लास बुक में मोस्का जो है सोसाइटी को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होती है रूलिंग क्लास अकॉर्डिंग टू मोस्का, ठीक है, और एक होती है क्लास रूल्ड, ठीक है। रूलिंग क्लास मीन्स जो रूल करती है और क्लास रूल मीन्स जिस पे रूल किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मोस्का ये मानते हैं कि जो रूलिंग क्लास है वो माइनॉरिटी में होती है बट ऑर्गेनाइज्ड होती है। कहीं ना कहीं ये होती तो ये अल्प संख्या में है, ठीक है, कम संख्या में होती है, लेकिन ये अपने आप में संगठित होती है, ठीक है, रूलिंग क्लास। जबकि इसके विपरीत अगर हम बात करें, जो क्लास रूल्ड है, ठीक है, मतलब जिस पे रूल किया जा रहा है वो जो है मेजॉरिटी में होती है, ठीक है, बहुमत में होती है या बहुसंख्या में होती है, ठीक है, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड होती है, ये असंगठित होती है, ठीक है। इस तरह से कहीं ना कहीं मोस्का यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है, कि जो रूलिंग क्लास होती है, ठीक है, उसके पास पावर है, जिसके मतलब उसके पास पावर रहती है, वो किसी भी तरीके से पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल करता है, पॉलिटिकल पावर्स को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है, और कहीं ना कहीं अपने लिए हर तरीके से कहीं ना कहीं एडवांटेजेस प्राप्त करता है, ठीक है, रूलिंग क्लास। लेकिन जो क्लास रूल्ड है, जो जिस क्लास पे जो रूल किया जाता है, ठीक है, जो मेजॉरिटी में होती है, बहुसंख्या में होती है, उसको जो किसके द्वारा रूल किया जा रहा है? देखिए माइनॉरिटी के द्वारा, ठीक है, रूलिंग क्लास के द्वारा इसको जो रूल किया जाता है जो कि माइनॉरिटी में, और वो जो मेजॉरिटी पे रूल करती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे मोस्का ये बात करते हैं और ये भी कहते हैं कि देखिए जो मेजॉरिटी है ना वो कहीं ना कहीं इस रूलिंग क्लास को चेंज भी कर सकती है, चाहे तो रेवोल्यूशन करके, चाहे तो इलेक्शन करके, ठीक है, उसके द्वारा जो है चेंज किया जा सकता है, लेकिन बोलते फिर भी स्टिल जो पावर रहेगी वो किसके हाथ में रहेगी? कहीं ना कहीं माइनॉरिटी के हाथ में ही रहती है, ठीक है। तो इस तरह से मोस्का बात करते हैं रूलिंग क्लास 1896 में, ठीक है। आगे हम बात करेंगे रॉबर्ट मिशेल के बारे में, ठीक है। रॉबर्ट मिशेल, इनके बारे में जो है 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ जो बुक लिखी थी 1911 में, बहुत बार ये बुक भी पूछी जाती है, ठीक है, सीक्वेंस में पूछी जाती है, ठीक है, और किसके द्वारा लिखी गई है ये आता है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहूँगा कि वो है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का जो इनका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की किसने दिया है, या आप देखिए कई बार आपको ऑप्शन में मैच करने के लिए आता है, ठीक है। मान लीजिए पहले के 3 ऑप्शन आपको नहीं आते, लेकिन अगर आपको ये आता है कि जो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की है वो रॉबर्ट मिशेल ने दिया है, तो ऑप्शन भी कई बार इस तरह से बन जाते हैं कि आपका आंसर जो है सही साबित हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये सिद्धांत जो है रॉबर्ट मिशेल ने दिया है, ठीक है। रॉबर्ट मिशेल भी यही चीज़ मानते हैं कि सोसाइटी में जो है ना कुछ स्मॉल एलिट्स होते हैं, ठीक है, छोटे कुछ आपके विशेष वर्ग होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं पूरे स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करते हैं, राइट। अब जो पॉलिटिकल पावर होती है वो कहीं ना कहीं इन्हीं स्मॉल एलिट्स के हाथ में होती है, क्योंकि लोग तो जो है एक्टिव, कहीं ना कहीं लोगों की जो पार्टिसिपेशन है वो होती ही नहीं है लॉ मेकिंग प्रोसेस में, ठीक है। और जो पॉलिटिकल पावर होती है वो जो पार्टी के जो बॉस बने होते हैं वो उनके हाथ में रहती है, जो हमेशा यही क्लेम करते रहते हैं मैक्सिमम टाइम कि वी आर द सर्वेंट ऑफ पब्लिक, वी आर द पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, कि भाई हम जनता के नौकर हैं। लेकिन रॉबर्ट मिशेल कहते हैं वास्तव में वो जनता के नौकर नहीं होते, बल्कि जनता के मास्टर बने हुए होते हैं, ठीक है। और एक और विशेष बात यहाँ पे ये कहते हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है ना समाज में, अधिकांश लोग कैसे हैं? वो आलसी हैं या दब्बू किस्म के लोग हैं, जो कहीं ना कहीं अपने आप को कहीं ना कहीं ये चीज़ नहीं जानते कि खुद को कैसे रूल करना है, कैसे रेगुलेट करना है, ठीक है, या अपने आप को अपनी एक शासन व्यवस्था स्वयं चलाने वो लोग में जो है वो लोग असमर्थ होते हैं, ठीक है। और जो उनके नेता लोग होते हैं, देखिए उनके नेता लोग कैसे होते हैं? वो चतुर होते हैं, दबंग किस्म के होते हैं, और कलाकार होते हैं। कलाकार कैसे? मीन्स वो ये जानते हैं कि अपनी बात को कैसे मनवाना है, ठीक है, लोगों को किस तरह से अपनी बातों के जंजाल में, अपनी बातों के जाल में फंसाए रखना है, ठीक है। इस भी सारी चीज़ें जो है इन नेता लोगों को पता होती हैं, ठीक है। इस तरह से वो लोग क्या करते हैं कि लोगों की भावनाओं के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ करके वो लोग जो है सत्ता पे अधिकार करते हैं, ठीक है, जो पावर होती है उस पर जो कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हैं,
तो रॉबर्ट मिशेल भी यही मानते हैं कि चाहे आपका जो समाज है ना, आपके समाज में कोई भी या किसी भी तरीके की शासन प्रणाली क्यों ना आए, ठीक है, आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं ना, तो ठीक है, डेमोक्रेसी में भी ठीक है, मानते हैं कि भाई सुप्रीम पावर जो लोगों के हाथ में, लेकिन यहाँ पे भी ये यही मानते हैं कि अगर डेमोक्रेसी भी आ जाए ना, तब भी जो पावर है वो किसके हाथ में रहेगी, कहीं ना कहीं एक अल्पतंत्र या एक एलीट क्लास के हाथ में ही रहेगी, ठीक है। तो ये बात रॉबर्ट मिशेल कहते हैं। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे सी राइट मिल की, ठीक है। सी राइट मिल भी एक एलिटिस्ट थिंकर है, ठीक है, जिन्होंने कहीं ना कहीं पावर एलिट की बात की है, ठीक है, कॉन्सेप्ट दिया है पावर एलिट का इन्होंने। ये भी पूछा जाता है मैच करने के लिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट जो किसने दिया, जैसे हमने बात की कि आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की जो रॉबर्ट मिशेल से संबंधित है, और पावर एलिट सी राइट मिल, ठीक है। तो देखिए सी राइट मिल कहते हैं कि जो सोसाइटी में कुछ जो कुछ भी एक पावर एलिट होते हैं ना, ठीक है, उसमें कौन कौन लोग आते हैं, ठीक है, मिलिट्री पर्सनल हो गए, ठीक है, रिलीजियस लीडर्स हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, बिजनेसमैन हो गए, और गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो गए, ठीक है। इन सारे लोगों को इन्होंने पावर एलिट का नाम दिया है, ठीक है, पावर एलिट की श्रेणी में रखा है। और इन्होंने ये कहा है कि ऑल डिसीजन टेकन बाय देम, ठीक है, जितने भी पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं, ठीक है, या जो हायर जो डिसीजंस होते हैं उनको कौन लेता है, यही लोग लेते हैं, ठीक है। और इन डिसीजंस के द्वारा वो क्या करते हैं, झूठे वादे करके, झूठी प्रोमिसेस करके वो जो है आम जन को जो है एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। तो ये है सी राइट मिल का कहना। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट देखिए हम कार्ल मैनहम की बात करते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने सी राइट मिल की बात की, मोस्का की बात की, मिशेल की बात की, विल्फ्रेड पैरेटो की बात की। कहीं ना कहीं ये जो एलिटिस्ट थिंकर हैं, ठीक है, इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि आप किसी भी तरह की शासन प्रणाली ले लीजिए, ठीक है, वहाँ पे जो पावर है वो सिर्फ माइनॉरिटी के हाथ में ही रहने वाली है, वो जो सिर्फ मेजॉरिटी पे रूल करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, मेजॉरिटी का कहीं ना कहीं जो आपकी जो बहुमत है, ठीक है, जो बहुसंख्या है, ठीक है, उनका जो शोषण होगा, ठीक है। अभी आप किस तरह की डेमोक्रेसी कहेंगे, आप इस चीज़ को आप किस तरह से इसको लोकतंत्र कहेंगे, लोगों का कहाँ है तंत्र, ठीक है। इसमें पावर तो लोगों के हाथ में तो रहती नहीं है, इनका मानना ये है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने इसमें एक सुधार करने के लिए, या आप यूँ समझिए कि इस पर विचार करने के लिए एक अलग से इन्होंने प्रेरणा दी है, ठीक है। इसको एज ए चैलेंज लिया गया कई थिंकर्स के द्वारा, ठीक है, जिन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर अपने अपने विचार दिए, ठीक है, और लोकतंत्र की एक नए सिरे से एक व्याख्या करना शुरू कर दी, ठीक है, जिसमें पहले हम कार्ल मैनहम को लेते हैं, ठीक है। कार्ल मैनहम की बुक है आइडियोलॉजी एंड यूटोपियन, 1929 में ये बुक आई थी, जिसमें उन्होंने जो विचारधारा और यूटोपिया जो कल्पना लोक है उन दोनों को अलग अलग करके इन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की है। 1929 में ये इनकी बुक आई है। ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार को ये बुक भी पूछी जाती है, ठीक है। अब देखिए इसमें कार्ल मैनहम क्या कहते हैं, ठीक है, वही कहते हैं कि नेताओं को बहुमत के हित में निर्णय लेने के लिए विवश किया जा सकता है, ठीक है। चाहे आप जो है मान लीजिए आप जो है डेमोक्रेसी में जो, ठीक है, आप जो है पावर दे देते हैं नेताओं के हाथ में दे देते हैं, बेशक कुछ एक नेताओं के आप हाथ में पावर दे देते हैं निर्णय लेने के लिए, जो कि आप कह रहे हो कि वो एलीट हैं, ठीक है, विशिष्ट वर्ग है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है डेमोक्रेसी से शून्य हो गए, मतलब कि भाई ये मतलब नहीं है कि डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई, ठीक है। अभी भी पावर जो है लोगों के हाथ में, लोग चाहें तो कहीं ना कहीं बहुमत के द्वारा या एक वोट देकर वो कहीं ना कहीं अपने निर्णय को बदलवा सकते हैं, ठीक है। एक जो हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं स्विट्ज़रलैंड के पक्ष में, ठीक है। तो उस तरह से जो है बहुमत के हित में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हित में अगर कोई बात हो, ठीक है, तो उस हिसाब से हम जो है उन नेताओं को विवश कर सकते हैं कि ऐसे निर्णय लें जो बहुमत के हित में, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हित में हो, ठीक है, उस चीज़ के लिए उनको विवश किया जा सकता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए कि नेताओं का चुनाव जो योग्यताओं के आधार पर कीजिए, ठीक है। आप ऐसे नेताओं को चुने ही ना जो उन पावर्स का गलत इस्तेमाल करें, जिन लोगों के पास योग्यता हो, ठीक है, निर्धारित योग्यताएँ जो रखते हों, ठीक है, आप ऐसे योग्य लोगों को भेजें ना जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए ही काम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे इन्होंने क्या कोशिश की है कि जो एक एलीट क्लास है, ठीक है, एलीट क्लास और जो पब्लिक है, ठीक है, उन दोनों में कहीं ना कहीं जो एक डिस्टेंस है, दूरी, उसको जो कम करने की कोशिश की है, ठीक है। दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की बात की इन्होंने, ठीक है, कि अगर नेता कुछ ऐसे ऐसे डिसीजन लेते हैं जो बहुमत के हित में नहीं है, तो लोग जो उस सरकार को बदल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने डेमोक्रेसी में, या आप यूँ कहें कि एलिटिस्ट थियरी ऑफ डेमोक्रेसी इन्होंने इस तरह से दी हुई है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं शुम्पीटर की। नेक्स्ट हम बात करेंगे जोसेफ शुम्पीटर की। इनकी बुक है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, जो 1942 में लिखी गई, ठीक है। तो देखिए ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से, क्योंकि बहुत बार ये बुक भी पूछी गई है, ठीक है।
शुम्पीटर आगे कहते हैं कि किसी शासन प्रणाली की जो पहचान होती है ना, वो वहाँ की संस्थाओं से होती है। ठीक है, कि वहाँ पे रूल मेकिंग में, ठीक है, या शासन चलाने के लिए जो है वहाँ पे लोगों का जो एक चुनाव है, ठीक है, वो चुनाव किस तरह से होता है और उनको हटाया कैसे जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है वहाँ पे देखने को मिलती है। दूसरी बात ये कहते हैं कि ठीक है, माना कि लोकतंत्र में क्या है, हम जो है पावर दे देते हैं लोगों के हाथ में, मतलब नेताओं के हाथ में दे देते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पे ये भी है कि वहाँ पे लोग जो है, या जो नेता लोग हैं, ठीक है, नेता जो लीडर्स हैं, ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं पावर को गेन करने के लिए एक दूसरे के साथ कंपटीशन भी तो करती हैं। और पावर उनको कहाँ से मिलेगी? पावर मिलेगी उनको लोगों से। ठीक है, इसी लिहाज से वो क्या करते हैं कि लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ भी बनाते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली बुरी बना ही नहीं सकते, क्योंकि आपके सामने अपोजिशन भी तो बैठी हुई है। ठीक है, अगर आप कहीं ना कहीं अपने ही फेवर में सारी बातें करेंगे तो अपोजिशन वाले पब्लिक को इम्प्रेस कर लेंगे। ठीक है, ये आपके खिलाफ अपोजिशन वाले जो है पब्लिक को आपके खिलाफ भड़का देंगे। नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन होंगे तो पब्लिक जो है आपके अपोजिशन वालों को पावर दे देगी। ठीक है, तो इसी लिहाज से नेताओं की यहाँ पे क्या ज़्यादातर कोशिश रहती है कि वो पब्लिक को आकर्षित करके रखें। ठीक है, और ऐसी सी नीतियाँ बनाएं जो कहीं ना कहीं पब्लिक के वेलफेयर में हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जनसाधारण पसंद की नीतियाँ बनवा सकता है। तो कैसे बनवा सकता है? लोकतंत्र में इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं नेताओं को जो है जैसे नेता लोग जो है कहीं ना कहीं प्रोमिस करते हैं, एक अपना प्रोपोगेंडा पेश करते हैं। ठीक है, तो लोग जो है वहाँ पे अपनी नीतियाँ जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको जो है मनवा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात करते हैं शुम्पीटर। ठीक है, आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेमंड एरोन की। ठीक है, रेमंड एरोन की बुक है सोशल स्ट्रक्चर एंड रूलिंग क्लास, जो 1950 में आती है। तो ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, रेमंड एरोन कहते हैं कि लोकतंत्र की बात करें चाहे हम अन्य शासन प्रणाली की बात करें, ठीक है, दोनों में जो है एलिट्स में अंतर है। ठीक है, लोकतंत्र में एलिट्स की बहुलता पाई जाती है, मतलब एक नहीं बहुत सारे एलिट क्लासेस हैं लोकतंत्र में। ठीक है, बहुत सारे एलिट ग्रुप्स हैं जो कहीं ना कहीं पावर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन जो अन्य शासन प्रणालियां हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए सोवियत किस्म के जो समाज है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है एक ही एलिट क्लास रहती है जिसका जो है वहाँ पे रूल रहता है या पावर पे जो है कंट्रोल रहता है। ठीक है, तो लोकतंत्र में एक तो अगर आपके एलिट्स की बहुलता है तो उससे क्या होगा, आपके शासन में जो कहीं ना कहीं एक बैलेंस बना रहेगा। ठीक है, चेक एंड बैलेंस बना रहेगा, संतुलन बना रहेगा। दूसरी बात क्या है, अब यहाँ पे एलिट्स की बहुलता है। ठीक है, पावर किसके हाथ में, अल्टीमेट जो सुप्रीम पावर किसके हाथ में है लोकतंत्र में, लोगों के हाथ में। ठीक है, तो हर एक एलिट क्लास यहाँ पे यही कोशिश करती रहती है, जिसके पास पावर होती है वो यही कोशिश करती रहती है कि कहीं ना कहीं लोगों के साथ, पब्लिक के साथ जो है एक संवेदनशीलता बनाए रखें। ठीक है, उनको आकर्षित करके रखें, उनकी जो एक सेटिस्फेक्शन उसको बना के रखें। क्यों? क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन है। अगर आप अच्छा काम नहीं करोगे तो नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन होंगे लोग आपकी जगह पावर जो है दूसरी क्लास को दे देंगे, दूसरी किसी एलिट क्लास को दे देंगे। ठीक है, तो इसी डर से बचने के लिए यहाँ पे एलिट्स जो होते हैं, जो भी पावर में होते हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों के हित में काम करते रहते हैं। ठीक है, या ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं जिससे लोग जो है उनकी तरफ आकर्षित होकर रहें। ठीक है, तो रेमंड एरोन इस तरह से कहते हैं। आगे हम बात करते हैं सारतोरी की। नेक्स्ट है सारतोरी की बुक है डेमोक्रेटिक थ्योरी, 1958 में बुक आती है। ठीक है, जिसमें वो कहते हैं कि लोकतंत्र को खतरा नेतृत्व के अस्तित्व से नहीं बल्कि नेतृत्व के अभाव से है। ठीक है, ये कोटेशन आप याद रखिएगा कि ये किसने कहा है कि लोकतंत्र को खतरा जो नेतृत्व के अस्तित्व से नहीं बल्कि नेतृत्व के अभाव से है। तो ये कोटेशन है सारतोरी की, ये कई बार पूछी भी गई है और पूछी भी जाती है। ठीक है, तो देखिए इसमें सारतोरी कहते हैं कि जो आपकी जो एलीट क्लासेस हैं कहीं ना कहीं वो डेमोक्रेसी में एक इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं, क्योंकि वो जब इलेक्शन होते हैं ना तो इलेक्शन में जो है एक दूसरे के खिलाफ जो है इलेक्शन या चुनाव के मैदान में उतरकर वो प्रतिस्पर्धा करते हैं। ठीक है, अब प्रतिस्पर्धा करते हैं तो पावर किसके हाथ में रहती है उस वक्त? लोगों के हाथ में रहती है। और अगर यहाँ पे देखिए बात भी कहेगी कि नेताओं को जो है जनसाधारण की शिक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि अगर जनसाधारण शिक्षित है तो जब ये प्रतिस्पर्धा हो रही होती है तो जनसाधारण को जो है पता है कि किन को वोट देना चाहिए और किन को नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए जनता का शिक्षित होना भी ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एलिट क्लास। क्यों? क्योंकि जनसाधारण जो है अपने आप को चलाने में उतनी सक्षम नहीं है, इसलिए आगे जो है योग्य नेताओं का काम होता है शासन को चलाना। ठीक है, और योग्य नेताओं को कौन चुनेगा? आपकी जनसंख्या ही चुनेगी ना, जो कि शिक्षित होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर गलती से लोकतंत्र विरोधी लोगों या लोकतंत्र विरोधी एलीट के क्लास में अगर पावर चलेगी तब तो वो लोकतंत्र के लिए खतरा ही है।
ठीक है। इसलिए सारतोरी यहाँ पे ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं नेताओं को जो है जनसाधारण की शिक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए, और ये जो एलिट क्लासेस हैं कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट इसमें हम कुछ एक इंपॉर्टेंट फीचर्स देंगे जो एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है। ठीक है, इसमें क्या क्या मेन बातें हैं। ठीक है, वैसे तो हमने ये सारे विचार जो है कहीं ना कहीं अलग अलग विचारकों के माध्यम से हमने डिस्कस कर लिए, बट लास्ट में हम इनको एक छोटा सा एक ओवरव्यू बना के हम ज़रूर इसको डिस्कशन करना चाहेंगे, ताकि एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग हमें हो जाए कि एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है क्या। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसमें क्या देखा जाता है कि इनएबिटेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल एलिट इन एवरी सोसाइटी, की प्रत्येक सोसाइटी में कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल एलिट होते हैं ना कहीं उनकी अनिवार्यता उपलब्धता होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए एक सोसाइटी में जो एलिट होते हैं ना, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपके एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते हैं या आपके लिए कहीं ना कहीं एक लीडरशिप को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसीलिए उस सोसाइटी में जो पॉलिटिकल एलिट होना ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये माना जाता है कि आपकी जो पॉपुलेशन है, ठीक है, आपकी जो जनता है वो इतनी सक्षम नहीं है कि वो खुद को रेगुलेट कर पाए। ठीक है, इसलिए उनके लिए एक लीडरशिप प्रोवाइड करने के लिए या उनके एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए कहीं ना कहीं जो एलिट है या जो एक हायर स्टेटस वाले जो लोग हैं, ठीक है, वो ज़रूरी हो जाते हैं। सेकंड है टू क्लासेस इन एवरी सोसाइटी। यहाँ ये माना जाता है कि प्रत्येक सोसाइटी में जो है कहीं ना कहीं दो क्लासेस होती हैं। ठीक है, एक होता है एलिट, ठीक है, और एक होता है नॉन एलिट। जो एलिट होते हैं वो होते हैं आपकी माइनॉरिटी में होते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं वो किसी पर्टिकुलर एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, या आप ये समझ लीजिए कि जो जितने भी जो एलिट्स होते हैं, ठीक है, वो जो है रूल मेकिंग या पॉलिसी मेकिंग में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और उन्हीं माइनॉरिटी में जो एलिट होते हैं उन्हीं के द्वारा जो रूल या जो डिसीजन लिया गया है वो अप्लाई कहाँ पे होता है? जो आपका जो सेकंड क्लास है नॉन एलिट, ठीक है, जो आपका जनसाधारण है, ठीक है, जो मेजॉरिटी में है। ठीक है, तो इस तरह से दो क्लासेस की यहाँ पे बात हो रही है, एलिट और नॉन एलिट। ठीक है, एलिट के आपके माइनॉरिटी में है और आपके नॉन एलिट जो है वो मेजॉरिटी में है। ठीक है, एलिट जो भी डिसीजन लेते हैं वो किस पे अप्लाई होता है? नॉन एलिट पे। ठीक है, नेक्स्ट है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, ठीक है, किसने दिया था? रॉबर्ट मिशेल ने। जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ज़रूरी है और आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो देखिए रॉबर्ट मिशेल क्या कहते हैं कि सोसाइटी में ना अधिकांश लोग जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं, आलसी हैं, या यूँ कहिए कि डम है, डल हैं। ठीक है, अब उनको रेगुलेट करने के लिए क्या होता है कि एक जो एलिट क्लास होती है, ठीक है, उसके जो रूलर्स होते हैं, जो आप यूँ कहिए कि जो नेता लोग होते हैं वो काफ़ी चतुर चालाक होते हैं। ठीक है, उनके पास ये कला भी होती है कि इन लोगों को कैसे कंट्रोल करना है, इन लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाना है। ठीक है, आप यूं कहें कि इन लोगों की भावनाओं के साथ कैसे खेलना इन लोगों को अच्छी तरह से आता है। ठीक है, नेताओं को अच्छी तरह से आता है। और फिर क्या होता है कि ये जो आपके एलिट्स हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं इस तरीके से इनकी भावनाओं के साथ खेलकर लोगों को जो है कहीं ना कहीं अपने कंट्रोल में रखते हैं और अपने मतलब के लिए, अपने फ़ायदे के लिए इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, और सतह पर जो है अपना अधिकार जमा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे डेमोक्रेटिक मेथड ऑफ अपॉइंट एंड डिसमिस द पॉलिसी मेकर्स। इसका मतलब क्या होता है? देखिए डेमोक्रेटिक मेथड ऑफ अपॉइंट एंड डिसमिस द पॉलिसी मेकर। जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं ना उनको जो डेमोक्रेटिक मेथड से अपॉइंट भी किया जा सकता है और डिसमिस भी किया जा सकता है, ऐसा शम्पीटर कहते हैं। क्यों? देखिए लोकतंत्र शासन प्रणाली में क्या होता है, शम्पीटर कहते हैं कि किसी के हाथ में भी जो एब्सोल्यूट पावर नहीं होती है, फिर चाहे तो वो पावर जो है किसी बेशक एक एलिट क्लास के हाथ में ही क्यों ना रहे, लेकिन वो उसको जो है कहीं ना कहीं उस पावर को यूज़ करने में जो अपनी मनमानी नहीं कर सकते, क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर से इलेक्शन होंगे। ठीक है, और उनको यही डर रहता है, इसी बात की चिंता रहती है कि अगर वो जो अपनी मनमानी करेंगे और अगर कहीं ना कहीं जनता जो उनसे असंतुष्ट हो गई तो फिर क्या होगा, लोग जो है नेक्स्ट इलेक्शन में जो है उनको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। तो इसी डर से कहीं ना कहीं जो आपकी जो एलिट क्लास है वो शक्तियों का जो मतलब अतिक्रमण नहीं करती है। ठीक है, और लोग क्या कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं, और लोगों को इसके लिए ना तो कोई रेवोल्यूशन करने की ज़रूरत है। ठीक है, जबकि लोग सिर्फ एक सिंपल डेमोक्रेटिक या एक लोकतांत्रिक तरीके से अपने संवैधानिक तरीके से जो है अपनी सरकार को चेंज कर सकते हैं। ये शम्पीटर ऐसा कहते हैं। नेक्स्ट है प्लूरलिटी ऑफ एलिट्स। ठीक है, प्लूरैलिटी ऑफ एलिट। ठीक है, देखिए कई बार कॉन्सेप्ट को इस तरीके से पूछा जाता है कि मान लीजिए प्लूरैलिटी ऑफ एलिट की बात किसने की है। जैसे फॉर एग्जांपल गेट कीपर का कॉन्सेप्ट एक पूछा जाता है, कई बार एग्जाम ऐसा आया कि गेट कीपर से संबंधित थिंकर कौन है। अब आप बोलेंगे गेट कीपर क्या है, ठीक है, तो वो सिस्टम अप्रोच में गेट कीपर की बात जो है कहीं ना कहीं डेविड ईस्टन ने की है कि आपके सिस्टम में जो है एक गेट कीपर का काम कौन करता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ या प्रेशर ग्रुप्स गेट कीपर का काम करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है, ताकि जो आपकी जो डिमांड्स है ना, जो
आपकी सोसाइटी से जो मांगें आ रही है वो ओवरलोड ना हो जाए, ठीक है। और गेट कीपर के तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उन मांगों को ही आगे लेके जाती हैं जो जो मतलब पहले पूरी की जा सकती है या पहले पूरा किया जाना जिनको संभव हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से प्लूरैलिटी ऑफ एलीट की बात कौन करता है? रेमंड एरोन। इसका यहाँ पे मतलब क्या है? देखिए, ये मानते हैं कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के जो एलीट होते हैं ना, और दूसरी किसी शासन प्रणाली के आप ले लो, उनमें फ़र्क है, अंतर है। जैसे उन्होंने यहाँ पे बात की कि अगर आप सोवियत समाजों के एलीट्स की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ एक ही एलीट होगा, ठीक है, एक ही विशिष्ट वर्ग है, जबकि लोकतंत्र में ये बहुत सारे विशिष्ट वर्ग पाए जाते हैं, ठीक है। अब जब क्योंकि प्लूरैलिटी है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एलिट्स का यहाँ पे काम क्या रहता है कि कहीं ना कहीं लोगों के साथ जो है एक मतलब उनकी डिमांड्स को पूरा करके या लोगों की पॉलिसीज़ पूरे जो जो भी लोगों के फ़ायदे के लिए पॉलिसीज़ बनाई जाएँ, ठीक है, इस तरह से लोगों को आकर्षित करके रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन हो तो उन्हीं की पावर या उन्हीं की सरकार दोबारा से आए, ना कि अगर वो मान लीजिए लोगों को डिसएग्री करते हैं तो लोग क्या करेंगे? दूसरे एलीट भी तो बैठे हैं, ठीक है, इसीलिए तो प्लूरैलिटी ऑफ एलीट की बात की जा रही है कि बहुत सारे एलीट्स बैठे हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे विशिष्ट वर्ग बैठे हैं जो पावर के लिए स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, इलेक्शन लड़ते हैं। तो लोग क्या करेंगे? दूसरे एलीट्स को जो है मौका देंगे या दूसरे एलीट्स को जो चुन लेंगे या उनको पावर दे देंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि प्लूरैलिटी ऑफ एलीट है तो जो भी एलीट अभी पावर में है वो यही कोशिश करेंगे कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मांगें पूरी की जाए या लोगों के वेलफेयर में ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं लीडरशिप इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी। देखिए, हम ये बात करते हैं लीडरशिप क्यों नेसेसरी है डेमोक्रेसी में। देखिए, लोग जो है डायरेक्टली जो अपनी बात जो गवर्नमेंट के साथ नहीं कह सकते, या आप यूँ समझिए कि हम ये कहते हैं कि लोग जो है इनकेपेबल हैं, ठीक है, लोगों के पास इतनी क्षमता नहीं कि वो अपनी मांगों को आगे लेकर जा सकें, ठीक है, लोग अपने लिए डिसीजन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। लीडर्स क्या करते हैं? लोगों को एक जगह पे ऑर्गेनाइज करते हैं और उनकी कहीं ना कहीं उनकी डिमांड्स को आर्टिकुलेट करते हैं, उनकी डिमांड्स को सुनते हैं, ठीक है, और फिर वो क्या करते हैं? आगे गवर्नमेंट के साथ कांटेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट को जो है क्या करते हैं? इंटीमेट करते हैं कि लोगों की किस किस तरह की डिमांड आ रही है, ठीक है। तो आप क्यों समझे कि यहाँ पे एक तरफ से कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात की जा रही है, ठीक है, क्योंकि लोग जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं लेते उस चीज़ में, बल्कि लोग जो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को आगे भेजते हैं, ठीक है, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो लोगों की मांगों को आगे लेकर जाता है सरकार के पास, ठीक है, और वो जो है किसके प्रति जवाबदेह होता है? उन लोगों के प्रति जवाबदेह होता है जिन लोगों ने उसको चुनकर भेजा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ पीपल एंड बाय द पीपल इज़ मेरा मिथ, ठीक है, ये इसमें ये माना जाता है कि ये सिर्फ एक मिथ है कि जी यहाँ पे जो सरकार है वो लोगों की सरकार है, लोगों के द्वारा है और लोगों के लिए है, ठीक है, ये सिर्फ एक मिथ मानी गई है। क्यों? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है डेमोक्रेसी क्या है, ठीक है, लोगों को पता ही नहीं है उनके राइट्स क्या हैं, लोगों को पता ही नहीं कि उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है, इसीलिए उनको कौन रेगुलेट करता है? ऑब्वियसली एलिट्स इनको रेगुलेट करते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि जितनी भी आपकी पॉलिटिकल पावर है, ठीक है, उस पॉलिटिकल पावर को कौन कंट्रोल करके रखता है? वो एलीट्स ही कंट्रोल करके रखते हैं। तो यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है अपनी पावर के बारे में, ठीक है, लोगों की पावर सिर्फ यहाँ पे एक ही दिन दिखती है जिस दिन इलेक्शन होता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा माना जाता है क्योंकि ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू है ना ये कि जी डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, लेकिन एलिटिस्ट ही मानते हैं कि ऐसा ये सिर्फ एक मिथ है, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं बल्कि एक मिथ ही है, ठीक है। नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पॉलिसी मेकिंग, ठीक है, नेक्स्ट चीज़ इसमें क्या मानी जाती है लेटेस्ट थियरी ऑफ डेमोक्रेसी में कि यहाँ पे ये माना जाता है कि देखिए लोगों की जो है पॉलिसी मेकिंग में कोई भी एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि देखिए लोगों की जो पावर है या लोगों की पार्टिसिपेशन वो सिर्फ और सिर्फ वोट देने तक ही होती है, ठीक है, उसके अलावा लोगों को कुछ भी चीज़ों का अता पता नहीं है, ठीक है, ना तो नेशनल ना तो इंटरनेशनल अफेयर्स या इंटरनेशनल इशूज़ का लोगों को कोई ज्ञान नहीं होता, इसलिए पॉलिसी मेकिंग में लोगों का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं रहता है। जबकि इसके विपरीत जो आपकी जो एलीट क्लास है उसको ये माना जाता है इस थ्योरी के अनुसार कि जो आपके एलीट लोग हैं ना उनको पता होता है, ठीक है, दे आर मच अवेयर अबाउट दिस, ठीक है, कि उनको नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ के बारे में अच्छी समझ होती है, अच्छी नॉलेज होती है, इसलिए वो लोग जो उस पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में जो है एक पार्टिसिपेशन ले सकते हैं। लेकिन आम लोग जिन्होंने जो है सरकार बनाई है या जिन्होंने जो है सरकार को पावर दी है उन लोगों को इस चीज़ के बारे में कोई पता नहीं होता, इसलिए पॉलिसी मेकिंग में डायरेक्ट उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, ठीक है। सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स,
ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स हैं, ठीक है, ये मोस्का ने दिया, ठीक है। इसमें मोस्का ये कहना चाहते हैं कि जो आपके जो एलिट क्लासेस होती है ना, उसमें कहीं ना कहीं एलिट जो सर्कुलेट होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो पुराने एलिट हैं, ठीक है, जब वो रिटायर हो जाते हैं या तो उसकी जगह पे जो नए एलिट आ जाते हैं या नए एक्सपर्ट है, नए अच्छे नॉलेज रखने वाले एलिट जो है, टैलेंटेड लोग जो फिर से उसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो एलिट वर्ग है वो जो सर्कुलेट होता रहता है, पुराने चले जाते हैं, नए आ जाते हैं, ठीक है। नाउ फेथ इन गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट नॉट बाय पीपल। यहाँ भी यही बात की जा रही है कि आम लोगों को जो है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में कोई भी पता नहीं होता है, कोई भी अवेयरनेस नहीं होती है, ठीक है। रूलिंग, क्योंकि रूलिंग या शासन जो एक कला है, रूलिंग को एक आर्ट माना जाता है, ठीक है। इसलिए ये जो रूल है, ठीक है, ये सिर्फ एलिट ही कर सकते हैं, या इसमें जो सिर्फ एलिट्स को ही पार्टिसिपेट लेना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे रन करना है, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्शन आर द इलेक्शन ऑफ एलिट्स। तो ये बात भी कार्ल मैनम ने कही है कि आपके जो डेमोक्रेसी में जो बार बार जो इलेक्शन होते हैं ना कहीं वो इलेक्शन किसके लिए होते हैं, कहीं ना कहीं फिर से वो एलिट को ही इलेक्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि आम लोगों को तो कोई पता नहीं है, ठीक है। पॉलिसी मेकिंग, रूल मेकिंग के बारे में आम लोगों को कोई भी पता नहीं है, ठीक है, कि किस तरह से रूल किया जाता है, किस तरह से पॉलिसीज़ बनाई जाती है, ठीक है। इसलिए उनको कहीं ना कहीं अपने लिए जो रिप्रेजेंटेटिव्स ही चुनने पड़ते हैं और वही बाद में एलिट बन जाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो इलेक्शन होते हैं किस लिए होते हैं, वो एलिट्स के लिए ही होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा कार्ल मैनम मानते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट, आई थिंक, अबाउट दिस लेक्चर। जो कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट था, मैंने एलीट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में मैंने पूरी कोशिश की है कवर करने की। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा, पसंद आएगा और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी होगा कि थोड़ी बहुत इससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए और किसने कौन कौन इससे जुड़े हुए हैं, किसने इस पर क्या क्या कहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम, और मैं यही दुआ करता रहूँगा कि आपकी तैयारियाँ और अच्छे से चले। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय हिंद। आप इस लेक्चर को देखिए, सुनिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।